बर्तन मांजने वाली विधायक बन गई। बंगाल की औसग्राम सीट की चर्चा हो रही है। बीजेपी की कलिता मांझी पहली बार विधायक बनी। कलिता 4 घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं। हर महीने किसी तरह 2,500-3 हजार रुपए कमाती हैं, लेकिन चुनाव में वो टीएमसी के बड़े नेता पर भारी पड़ी हैं और 12,000 के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अगला नाम देखिए जरा। इनका नाम एसआईआर में कट गया था, कैसे विधायक बन गए। फरक्का से कांग्रेस के मुताब शेख की जीत खास रही। चुनाव से पहले इनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया। मुताब शेख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पासपोर्ट समेत उनके दस्तावेजों की फिर से जांच हुई। वैध मतदाता घोषित हुए, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी उम्मीदवार से 8,000 वोटों से जीत गए। बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं, इनमें एक मुताब की है। अगला नाम है लॉटरी किंग के परिवार को 3 सीट मिल गई। सैंटियागो मार्टिन चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदार हैं। मार्टिन ने टीएमसी को लगभग 550 करोड़, 540 करोड़ और डीएमके को 500 करोड़ चंदा दिया। बीजेपी को 100 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर मार्टिन फिर चर्चा में है। मार्टिन की पत्नी तमिलनाडु से एआईएडीएमके की टिकट पर जीती। उनका दामाद टीवीके यानी विजय की पार्टी से जीता और बेटा चार्ल्स पुडुचेरी के कामराज नगर से जीत गया है। एक और नाम है विजय के ड्राइवर का बेटा, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अपने ड्राइवर के बेटे को विजय ने गले लगाकर टिकट दिया था। ड्राइवर का बेटा शबरीनाथ अब तमिलनाडु विधानसभा में दिखेगा। शबरीनाथ ने विरुगम बक्कम सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। शबरीनाथ ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उनके पिता पिछले 30 साल से विजय की गाड़ी चलाते हैं। विजय को अपने ड्राइवर और उनके बेटे पर पूरा भरोसा था और शबरीनाथ ने यह भरोसा और चुनाव दोनों जीत लिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं ऐसे नेताओं को, सुनिए जिनके बारे में आज सब बात कर रहे हैं। विधायक के रूप में मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करूंगी। बंगाल में सच में बदलाव आएगा, बंगाल बढ़ेगा और सबके लिए सुरक्षित होगा। ये तो वो थे जो जीत गए, जिनकी सब बात कर रहे हैं। अब वो जो हार गए लेकिन उनकी सब बात कर रहे हैं। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी नेता जा रहे थे जो हार गए। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो जश्न मना रहे थे, तो उनके ऊपर रंग लगा दिया। सिर्फ ये इकलौते उम्मीदवार नहीं थे टीएमसी के, जबकि ममता बनर्जी के बड़े बड़े मंत्री हार गए। 22 मंत्री ममता बनर्जी के चुनाव हार गए। जब खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गई तो 22 मंत्री चुनाव हार गए। ये भी बड़ी बात है। ये मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से मंत्री हैं जो बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हैं। बंगाल में बीजेपी की सुनामी में दिग्गज ढेर हो गए। ममता सरकार के 35 मंत्रियों में से 22 को हार का सामना करना पड़ा। 3 बार सीएम रही ममता, अपनी सीट नहीं बचा सकी। भवानीपुर सीट शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। पहला नाम है शशि पांजा। ममता सरकार में वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा चुनाव हार गई। टॉलीगंज सीट से ममता के मंत्री अरूप बिस्वास सीट नहीं बचा सके। ममता सरकार में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव हार गई। सिंगूर में ममता सरकार के मंत्री बेचेराम मन्ना हार गए। महिला एवं बाल विकास, उद्योग, आवास मंत्री चुनाव हार गए। बिजली, शिक्षा, परिवहन मंत्री भी अपनी अपनी सीट हार गए। 22 मंत्रियों की हार से ममता मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं हार के बाद। देखिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक ज्वाइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। इस तरीके से जनता के राय को, जनता के मत को जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अपमान करती है, उस राजनीतिक पार्टी के भविष्य बहुत अच्छे नहीं होते। खुद जो चीफ मिनिस्टर हार गया तो उनका टीम का तो सारे जो मिनिस्टर था वो तो एक ही चीफ था और बाकी सब तो पोस्ट नहीं था। एक ही पोस्ट था, बाकी लैम्प पोस्ट था। तो पोस्ट ही हार गया तो लैम्प पोस्ट तो गिरेगा ही। वही हुआ। मैं निश्चित हूँ कि हमारे दल ये एनालाइज करेंगे कि इस हार की वजह क्या है। देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर आप जीतते हो तब भी एनालाइज करना चाहिए कि आप क्यों जीत रहे हो, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए
और अगर आप हार रहे हो तो उसका तो एनालाइज और ज्यादा करना चाहिए कि कहां हम लोग चूक गए, कहां पे हम लोग से क्या गलती हो गया कि लोग हमसे मुंह फेर लिए। बड़ी चीज यह है, कुछ नेता कह रहे हैं कि हार की समीक्षा की जाए, लेकिन कुछ नेता एसआईआर पर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर की वजह से हार हो गई। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया था, ममता सड़कों पर भी उतरी थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एसआईआर में जिस सीट पर सबसे ज्यादा नाम कटे थे वही सीटें सबसे ज्यादा ममता बनर्जी जीती हैं। यानी एसआईआर में जहां नाम ज्यादा कटे वो सीटें ममता के खाते में आ गई। देखिए कौन कौन सी सीटें। अब यह कहना मुश्किल है कि नाम कटे इसलिए हारे। बंगाल की वो 20 सीट जहां एसआईआर में सबसे अधिक नाम कटे, उनमें 13 सीटों पर ममता की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। जैसे सबसे पहले देखिए आपके सामने आ रही पहली सीट शमशेरगंज, 74,775 वोट यहां काटे गए, डिलीट हुए 74,775, लेकिन टीएमसी जीत गई। अगला है लालगोला। लालगोला में लगभग 55,420 नाम काटे गए, टीएमसी जीत गई। भवानीपुर 51,004 नाम काटे गए, ये बीजेपी जीती है। यह है भगवा गोला, यहां 47,493 नाम काटे गए, टीएमसी जीत गई। रघुनाथगंज में 46,000 से ज्यादा नाम काटे गए, लेकिन टीएमसी जीत गई। यह है मिटिया बुरूज, 39,579 नाम कटे, लेकिन टीएमसी जीत गई। फरक्का में 38,222 नाम कटे, लेकिन ममता की पार्टी जीती। सूतू में 37,965 नाम कटे, यह भी टीएमसी जीत गई। और जंगीपुर में 36,581 नाम कटे, यह बीजेपी जीती। रतुआ में 35,573 नाम कटे, यह बीजेपी जीती है। और गोलपोखर में 31,384 नाम कटे, टीएमसी जीत गई। मालतीपुर में 29,489 नाम कटे, यह भी टीएमसी जीत गई। यह आपके सामने लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब कोई कह नहीं सकता कि नाम कट गए इसलिए हार गए। सवाल यह है कि नाम कटने वाली जो सीटें हैं वो तो ज्यादा टीएमसी नहीं जीती। सुनिए सियासतदानों। एसआईआर में बंगाल से 90 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। जब हम कोर्ट गए तो उसके बाद 32 लाख नाम जोड़े गए। इसके बाद भी उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी को जनता ने पहले हरा दी थी, वो समझ नहीं पाई, गलत सलत बोल के, झूठ बोल के जितना चाहती थी नहीं हो पाया। उनका हारना ही था, उनका पार्टी को हारना था। अब क्या करना है, कंप्लेन ही करना है ना। अभियोग 15 साल जो काम नहीं किया, आप पछताने से क्या होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन को पहले गाली देना, फिर उनके पास जाना, फिर अदालत, इसी में चुनाव बीत गया, समझ नहीं पाए, हार के चले गए कालीघाट। एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर। आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है। ये डिबेट कहाँ रहा, ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं। एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया। अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए हैं सब नाम आपका खाता में दे दो, फिर भी आप जीत रहे हैं। अपस्ताए होत किया चिड़िया चुग गई खेत, इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म। मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी जब अब दिल्ली जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका स्वागत करूं। देखिए चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, लेकिन हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती या उसे सफाई उस पर नहीं दी जा सकती। एक तस्वीर देखिए, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। ये आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में बवाल हुआ। रात में भी यहां तोड़फोड़ की गई थी। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद लोग आए, लोगों ने आग भी लगा दी। और सिर्फ ये एक जगह नहीं है,
इस तरह की बहुत सी जगह है, अलग अलग जगह इस तरह की तोड़फोड़ की गई। अगली तस्वीर नॉर्थ 24 परगना लिए चलता हूं। नॉर्थ 24 परगना में क्या हुआ कि दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में बाकायदा गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया गया। हम गंगा जल से पूरा कैंपस साफ कर दिया। जितने खराब जो काम किए हैं ये लोग ये कैंपस में, वो सब हम लोग ने गंगा जल से धो दिया। पोस्टर ये लोगों ने लगा रखा है, इनको हमने व्हाइट पेंट से पूरा लपेट दिया। इनका कोई नामो निशान इस कैंपस में नहीं होगा, नहीं रहे। क्या ये वही गुस्सा है जो गुस्सा टीएमसी के कार्यकर्ता दिखाते रहे? एक और तस्वीर आई है, देखिए, ये भी आई है जिसमें तोड़फोड़ हुई है टीएमसी के दफ्तर में। अब देखिए, ऐसा कहा जाता था कि बंगाल में डीजे बजाने पर बैन था, तो जीतने के बाद सबसे पहले देखिए जरा, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं, डीजे लेकर पहुंचे हैं और डीजे बजाया गया है वहां पहुंचने के बाद। एक और तस्वीर आई है टीएमसी दफ्तर से निकालकर एलईडी तोड़ा गया है। तो आपको बताऊं, बंगाल में आखिर कहां कहां हिंसा हुई है, आज कहां कहां तोड़फोड़ हुई है। ये बंगाल का नक्शा आप देख रहे हैं। उत्तर 24 परगना, कोलकाता, फाल्ता जो जहांगीर का इलाका है, पूर्वी बर्धमान, आसनसोल, मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी, इन जगहों पर टीएमसी को टारगेट किया गया। टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर हिंसा के पीछे वजह क्या थी। नतीजों के बाद बंगाल में कई जगह भारी हिंसा और आगजनी हुई। आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर भारी हंगामा और बवाल की खबर है। टीएमसी ने इस हिंसा और बवाल के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। कहा बीजेपी ने सत्ता में आते ही अपना असली रंग दिखा दिया। उनके गुंडों ने कई जगह हमारे पार्टी दफ्तर पर हिंसक हमला किया। तोड़फोड़, हिंसा और अफरा तफरी, यही बीजेपी का असली चेहरा है। सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का बीजेपी ने खेल शुरू किया और यह बीजेपी की गटर वाली राजनीति में गिरने की शुरुआत है। जबकि बीजेपी ने साफ कहा है कि बंगाल हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने प्रशासन से मांग की है, कहा बंगाल में हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। भट्टाचार्य ने बंगाल बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, उत्सव के नाम पर किसी को चोट या भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता दोषी मिला तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सुनिए जरा, बीजेपी ने सख्त हिदायत दी है, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बहुत जगह तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी ऑफिस दखल कर रहे हैं। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे। बीजेपी को बीजेपी बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए टीएमसी जैसा आचरण मत करिए। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है, लेकिन धैर्य धरिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम टीएमसी के शूज में अपने पैर नहीं घुसा सकते। अलग अलग अंचल में पार्टी ऑफिस को कैप्चर किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को घरों में जाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर में तोड़ भांग किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए।
बहुत सारा लोग बाहर से लोग, तृणमूल था वो लोग आ गया, अचानक आके अपने अंदर में इंटरनल प्रॉब्लम है, वो लोग भांगचूर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, ये सब हम लोग देखा है। हमारा कार्यकर्ता का ऐसा नहीं है, पार्टी विथ ए डिफरेंस है बीजेपी। कल और आज एक आदमी की हत्या हो गई, कई घर जलाए, हमारा ऑफिस जलाया। बंगाल की जनता को देखने दीजिए। लेकिन एक बड़ी चीज ये, हिंसा पर बीजेपी बहुत सख्त है और साफ तौर पर कह रही है कि कार्यकर्ता अगर इसमें शामिल हुए तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए जीत एक मायने में और अहम है। बीजेपी के जो संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और वो जनसंघ जो बीजेपी बनी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं बंगाल से। और उस बंगाल में सोचिए, जो पार्टी के जनक, उनके राज्य में बीजेपी को सरकार बनाने में सालों लगे और जब सरकार बनाई तो इस बात की खुशी और दोगुनी है। देखिए जरा, पहली बार बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ नारा लग रहा है, जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। श्यामा प्रसाद का जन्म कोलकाता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1939 में हिंदू महासभा से जुड़े और 1940 में वो इसके अध्यक्ष बने। फिर आरएसएस के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ ही बाद में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बन गई। इसलिए बीजेपी उन्हें पार्टी संस्थापक और बीजेपी का पितामह मानती है। और अपने संस्थापक के राज्य में सरकार बनाना 75 साल से सपना था। 2014 से पहले बंगाल में बीजेपी का लोकसभा विधानसभा में नामो निशान तक नहीं था। 2014 में पहली बार बंगाल में बीजेपी ने लोकसभा से 2 सीटें जीती। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट जीती और वोट शेयर 10% हो गया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 40% वोट के साथ 18 सीट जीत गई और 2021 के विधानसभा में बीजेपी पहली बार 77 सीटों तक पहुंची। मोदी शाह श्यामा प्रसाद जी का सपना पूरा करने के और करीब पहुंच गए। बंगाल में चुनाव के दौरान एक रैली में पीएम मोदी ने जिक्र किया था। मुखर्जी ने कहा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने श्यामा प्रसाद जी का एक संकल्प पूरा किया है। अब बीजेपी बंगाल की समृद्धि के उनके दूसरे सपने को भी पूरा करेगी। जब नतीजे आए तो श्यामा जी का सपना पूरा हुआ और बंगाल में कमल खिल गया है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, एक और नया हीरो, नया स्टार जिसकी बात देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही। तमिलनाडु में विजय जीत के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय जब घर पहुंचे, घर में कैसे सेलिब्रेट किया गया वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा विजय के फैंस को। फैंस ने टैटू गुदवा रखा है अपनी छाती पर। इस तरह के फैंस हैं दक्षिण भारत में। और फिर विजय पहुंचे पार्टी ऑफिस। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच विजय की गाड़ी जब पहुंची तो उनके समर्थक फैंस इंतजार कर रहे थे। अब देखिए विजय पार्टी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने वहां बाकायदा श्रद्धांजलि दी दिग्गजों को। पेरियार साहब, भीमराव अंबेडकर, उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब सवाल यह है कि आखिर तमिलनाडु में सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि तमिलनाडु में विजय के पास बहुमत से वो कुछ सीटें पीछे हैं। आपके सामने आ गया, कुल सीटें देखिए 234 है। सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 और विजय के पास है 108 यानी 108 सीट है। 118 चाहिए तो 10 कहां से आएगी। अब सवाल यह है टीवी के
सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन बहुमत से दूर है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैसे टीवी के सरकार बनाएगी। विकल्प देखिए जरा। नंबर 1 विकल्प, विजय के पास आखिर विकल्प क्या है? कैम 1 मॉनिटर पर ग्राफिक्स काटिए प्लीज। बीजेपी ने अलग होकर एआईएडीएमके सरकार में बीजेपी शामिल हो सकती है, एक ऑप्शन ये है। देख रहे हैं आप, टीवी के 108, एआईएडीएमके 59 और कुल 167 हो जाएगा अगर यह सूरत होती। दूसरा विकल्प क्या है? कांग्रेस पीएम के आईयूएमएल के समर्थन दे, यानी टीवी के पीएम के कांग्रेस और आईयूएमएल मिल जाए तो 119 हो जाता है, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प देखिए जरा, टीवी के 108, कांग्रेस मिल जाए, आईयूएमएल 2, सीपीआई 2, सीपीएम 2 मिलाकर तीसरा विकल्प 119 का है तो सरकार बना सकते हैं। ये 3 विकल्प उनके सामने हैं। अब आपको बताऊं 3 विकल्पों के बाद कि कांग्रेस पार्टी टीवीके को समर्थन दे सकती है, यानी विजय की पार्टी को समर्थन दे सकती है, लेकिन कांग्रेस समर्थन देगी तो एआईएडीएम के साथ नहीं आएंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमिलनाडु पर कांग्रेस की बैठक हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ टीवीके के अध्यक्ष विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन का अनुरोध किया है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तमिलनाडु का जनादेश एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष सरकार के पक्ष में है जो संविधान की भावना और उसके शब्द दोनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। जनता ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि किसी भी रूप में बीजेपी और उसके सहयोगी तमिलनाडु की सरकार ना चलाएं। इसी के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस को अंतिम निर्णय के लिए निर्देश दिया है। ये सारी तमिलनाडु का गरीब लोग को आगे बढ़ाना का जीत। चैलेंज जो है हमारा प्रेसिडेंट जो है पार्टी के लीडर विजय सर उसमें लिए डिसीजन करेंगे, वो कुछ चैलेंज होएगा। अब देखिए सवाल ये है कि विजय ने बड़ी जीत हासिल की है। उसकी एक तस्वीर यह है कि डीएमके के नेता और मुख्यमंत्री स्टालिन हारे चुनाव, अपनी सीट भी हार गए स्टालिन, और उसके बाद जब स्टालिन बाहर निकल रहे थे वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा, चेन्नई में स्टालिन ने इस्तीफा दिया है और उनका फोटो हटा लिया गया है, ये वो तस्वीर है। और उसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, विजय जब जीते हैं और सर्टिफिकेट जीत का हासिल किया उन्होंने। विजय की जीत के बाद उनके समर्थकों में यह खुशी है कि समर्थकों ने भगवान तिरुपति के दर पर नारियल चढ़ाए। अब बताऊं आपको, बड़ी चीज यह है कि विजय आखिर उन्होंने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की। सबसे पहली चीज स्टारडम। विजय को पता था कि लोगों में उनके प्रति दीवानगी है, यह सही साबित हुआ। लोगों ने विजय के नाम पर वोट किया। लोग उनकी पार्टी के किसी दूसरे नेता को नहीं पहचानते। उनके स्टारडम के आगे विचारधारा, वादे सब पीछे रह गए। दूसरी बड़ी वजह उनका फैन क्लब। विजय के फैन क्लब टीवीएमआई ने बड़ी भूमिका निभाई है। शुरू में यह फैन क्लब था, बाद में कल्याणकारी संस्था बन गया। उसके बाद यह किसी पार्टी की तरह ही काम करता रहा। तमिलनाडु के हर गांव और गली में इसकी मौजूदगी है। इसमें जिला, तालुका और बूथ लेवल तक पदाधिकारी हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगा करता था। हर इलाके में गरीबों को खाना, कपड़े देकर दिए जाते थे और इससे लोगों का विजय पर भरोसा बढ़ता गया। 2021 निकाय चुनाव में टीवीएमआई के सदस्य निर्दलीय चुनाव लड़े और कमल हासन की पार्टी से ज्यादा 115 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी संगठन, पार्टी 2024 में बनी, लेकिन नींव 20 साल पहले तैयार हुई। फैन क्लब के रूप में संगठन पहले से ही काम कर रहा था। लोग पहले से ही मौजूद थे, उन्हें बाहर से नहीं बुलाना पड़ा। बूथ लेवल तक उनके मजबूत कार्यकर्ता मौजूद थे और युवाओं, महिलाओं पर फोकस। विजय की पार्टी युवाओं और महिलाओं के साथ सीधे जुड़ी रही। नीट का विरोध युवाओं को उनके करीब लेकर आया। शराब के खिलाफ सख्त रुख महिलाओं को भाया और युवा और महिला आबादी करीब 2 करोड़ है। करीब 20 से 25% वोटों पर विजय का सीधा असर है। महिलाओं की एक पीढ़ी
उनकी फिल्में देखकर बड़ी हुई है, साथ ही युवाओं में विजय के लिए जबरदस्त दीवानगी भी है। फर्स्ट टाइम वोटरों ने पूरी तरह विजय का साथ दिया है। डीएमके का वोट शिफ्ट हुआ, चुनावी मंच से कहा मेरा नाम जोसेफ विजय है, और मतलब उन्होंने साफ किया था कि वो ईसाई हैं। तमिलनाडु के 12% वोटर मुस्लिम और ईसाई हैं। पारंपरिक रूप से ये वोट बैंक डीएमके का था, ये दोनों अब टीवीके की ओर शिफ्ट हो गए हैं। सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक लहर है और जो मेरे विचार से अप्रत्याशित है। मेरा मानना है कि जेनजी का उभार सबके सामने साफ दिखाई दे रहा है और उन्होंने अगली पीढ़ी को प्रभावित करने में सफलता पाई है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक अच्छा बदलाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक चीज जरूर खत्म होगी, तमिलनाडु में वोट के बदले पैसे देने की प्रथा। विजय के बारे में वो बात जो नहीं जानते आप। विजय का फिल्मी करियर, ये जो देख रहे हैं ये विजय का घर है पीछे। 18 साल की उम्र में पहली फिल्म की विजय ने। फिल्मों की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ दी। आज तक 69 फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्म रसीगंज से उन्हें थलापति का टाइटल मिला था। पिता फिल्म डायरेक्टर रहे, मां प्लेबैक सिंगर है। अब देखिए घर चेन्नई में नीलंकरई इलाके में समुद्र के किनारे ये आलीशान बंगला बना हुआ उनका। आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस बंगले की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए और इस घर के भीतर एक निजी जिम, एक भव्य स्विमिंग पूल भी है। ईसाई होते हुए भी उन्होंने अपनी माता जी के लिए एक मंदिर बनवाया है और साईं बाबा का ये मंदिर चेन्नई के कुरत्तूर में स्थित है। दरअसल उनके पिता कैथोलिक ईसाई और माता जी हिंदू हैं। संपत्ति विजय देश के सबसे महंगे एक्टर पॉलिटिशियन में शामिल हैं। उन्होंने 2024-25 में करीब 185 करोड़ की कमाई की। विजय के पास कुल 603 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है और जिसमें 404 करोड़ की चल संपत्ति, 198 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनके बैंक खाते में 213 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। पत्नी संगीता के पास भी करीब 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है। निवेश विजय ने कई जगह प्रॉपर्टीज में निवेश कर रखा है। चेन्नई में उनके पास कमर्शियल प्लॉट है, साथ ही चेन्नई में ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी है और इसके अलावा कोडाई कनाल में उनके पास खेती की जमीन है। प्रॉपर्टी से उन्हें हर महीने करोड़ों रुपए किराया आता है। गाड़ियों के भी बहुत शौकीन है। रोल्स रॉयस घोस्ट, इसकी कीमत करीब 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। BMW i7 इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक सेडान है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। लेक्सस LM 350H कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। टोयोटा वेलफेयर जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उनके पिता क्या कह रहे हैं। एक पिता के रूप में मैं बहुत गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूं। मेरे बेटे को मेरी शुभकामनाएं। पिछले 2 सालों में उनका आत्मविश्वास शानदार रहा है और उसे यह विश्वास है कि वह तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं इस सोच की सराहना करता हूं। एक नेता के तौर पर उसकी हिम्मत है कि वह बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर खड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि यह विजय के लिए ऐतिहासिक सफलता और ऐतिहासिक जीत है। तो विजय ने जो जीत हासिल की है उसने बता दिया है कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पल में।